हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। जो हमारी पुरानी वीडियो थी, हमने पढ़ा था 10th क्लास का जो कृषि वाला चैप्टर है, 4th चैप्टर, जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कृषि कहते किसे हैं। उसके बाद में हमने जाना था कि कृषि के भारत में जो कृषि का महत्व है, महत्व के बारे में हमने बाद में पढ़ा। कृषि के प्रकार भारत में कितने प्रकार की होती है, जो सबसे पहले पढ़ा आदिम जीवन निर्वाह कृषि, फिर सेकंड पढ़ा हमने गहन जीविका कृषि, उसके बाद में पढ़ा वाणिज्य कृषि, फिर पढ़ा रोपण कृषि। फिर हम बात करते हैं ऋतुओं के अनुसार कृषि को अलग अलग भागों में उत्पादन करते हैं, जैसे जायद की फसल, रबी की फसल और रबी के बाद में खरीफ की फसल। उसके बाद में पढ़ा भारत की प्रमुख फसलें। जो पहले फसल की बात करें तो पहली फसल के बारे में बात करते हैं खाद्यान्न फसलें, अर्थात उनको अलग अलग श्रेणी में रखेंगे। तो पहले पढ़ेंगे खाद्य फसलें, जो हम खाने के यूज में जो कृषि का उत्पादन करते हैं, उन फसलों का उत्पादन करते हैं, उनको हम खाद्य की श्रेणी में रखा जाएंगे। खाना खाद्य की श्रेणी में रखा जाएगा, जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, जो खाने के यूज में बाजरा हुआ, मक्का, ये खाद्य फसलें हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं खाद्य के बाद में अन्य फसलें, जो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में बात करेंगे। ठीक है, सभी जुड़ते रहे। ठीक है, अब इधर देखो, हमने फर्स्ट बात करा था, अब सेकंड बात करेंगे भैया। कौन सी फसल की बात करेंगे? अन्य खाद्य फसलों के बारे में बात करते हैं। इधर देखो, अन्य खाद्य फसलें, जिसमें भैया गन्ना है। क्या है? गन्ना एक फसल ऐसी है जो खाने के यूज में नहीं आती है, लेकिन इसको वस्तु विनिमय के रूप में उपयोग में लेते हैं। अर्थात जैसे चीनी व्यापारी फसल है कि नहीं, व्यापारी फसल में इसको में जाना जाता है कि नहीं। तो बात करें गन्ना क्या है? उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, अर्थात उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय फसल माना जाता है, या उन क्षेत्रों में ही उत्पादन किया जाता है। इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता हमें पड़ती है, बड़े स्तर पर इसका उत्पादन करते हैं। अब बात करते हैं तापमान टेम्परेचर की, तो 21 डिग्री सेल्सियस से और 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य, और कितना 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता में पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लोकेशन, जहां हमारे भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। आपने देखा है हमारे भारत में अधिकांश जो उत्तरी वाला इलाका या उत्तरी राज्य हैं, उनमें गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। पहला है उत्तर प्रदेश, बात करते हैं महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। इन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन हम करते हैं। बात करते हैं भारत एक ऐसी देश है, ये ऐसा ब्राजील के बाद दूसरा देश उत्पादन की श्रेणी में आता है। अर्थात भारत हमारा देश ब्राजील के बाद में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है ना, देख लो, भारत में भी ऐसे ऐसे फसलों का उत्पादन करते हैं जो दूसरे स्थान पे आते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत करेंगे तो फर्स्ट स्थान पे भी आ सकते हैं। लेकिन क्या है, आधुनिक तकनीक का यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम करते नहीं है। तो इधर देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं तिलहन फसलें। हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ी फर्स्ट में, सेकंड पढ़ा अन्य खाद्यान्न फसलें, फिर बात करते तिलहन फसलें। इसमें सेकंड क्या है? तिलहन फसलें, जिनका उपयोग हम तेल के रूप में करते हैं। वे फसलें जिनका तेल निकाल कर यूज में लेते हैं, तिलहन फसलें कहलाती है। जिसमें पहले बात करें तो क्या है? मूंगफली क्या है? तिलहन फसलें हैं जिनका उत्पादन हम मुख्य रूप से गुजरात में देखने को मिलता है, राजस्थान में और तमिलनाडु प्रदेश में। अर्थात इन प्रदेशों में तिलहन या मूंगफली फसल का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। बात करते हैं सरसों का उत्पादन। सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, तिल, अरंडी, अलसी, ये क्या है? तिलहन फसलें के रूप में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं खाद्य तेल, जैसे साबुन, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में आदि में हम इनका उपयोग लेते हैं। अरे इन फसलों का, इनके लिए हम यूज में लेते हैं तिलहन फसलों का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पेय फसलें। वे फसलें जिनको उत्पादन करने का उद्देश्य पेय चीज़ों के रूप में उपयोग में लेना। जैसे चाय एक पेय फसलें हैं, चाय का उत्पादन करते हैं हम। चाय पेय पदार्थ होती है, उनको बनाने के लिए कॉफ़ी पेय पदार्थ है, इनको बनाने के लिए हम इन फसलों का उत्पादन करते हैं। तो बात करते हैं
पेय फसलें कौन सी? चाय। अरे चाय कौन से जलवायु प्रदेश में होती है? उष्णकटिबंधीय फसलें हैं ये। ढलान वाली भूमि होनी चाहिए इसको उत्पादन करने के लिए। आप पता है असम वाले क्षेत्र में कभी आप देखो, वीडियो में देखा होगा, फोन में देखा होगा, आप गए होंगे आप, तो ऐसे पहाड़ी नुमा भूमि होती है जिसके ढलान क्षेत्रों में इनका उत्पादन करते हैं। बात करते हैं क्षेत्र कौन कौन सा है? असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और पंजाब, पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और केरल, इन प्रदेशों में चाय का उत्पादन करते हैं। सीधे बात करें तो भारत का, अरे बात करा सुनो, सीधे बात करें हम भारत का अधिकांश उत्तरी इलाके में, कौन से इलाके में? उत्तरी इलाकों में, जहां सर्वाधिक असम यानी कि शीतोष्ण या ऐसे प्रदेशों में पाए जाते हैं। बात करें विश्व में चीन के बाद, अरे सेकंड स्थान भारत, हमेशा सेकंड स्थान आ रहा है, फर्स्ट आने की बात तो करता नहीं है। बात करते हैं भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान उत्पादन करता है किसका? चाय का। तो सेकंड स्थान हमारा चाय का स्थान है, चाय के उत्पादन में विश्व की दृष्टि से। फिर बात करते हैं कॉफी में। अरेबिका किस्म की एक कॉफी होती है जिसमें उत्तम किस्म को माना जाता है, इसको कॉफी की उत्तम किस्म होती है अरेबिका, जो सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी जाती है। ये क्षेत्र भैया कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, नीलगिरी जो पर्वत है उनकी पहाड़ियों के आसपास क्षेत्रों में कॉफी का उत्पादन करते हैं। ये दोनों क्या है? हमारे पेय फसल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो ये बागवानी फसल मैंने आपको पिछले में बताया था, पिछली वीडियो में, बागवानी फसलें वे फसलें होती है जो बगीचे के रूप में, बड़े स्तर के रूप में, अधिक श्रम, अधिक पूंजी के रूप में इनका उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं जैसे कि आम, एक बागवानी फसलें हैं। संतरा, केला, लीची, अंगूर, सेब, सब्जियां, ये सब क्या है? बागवानी फसलें हैं। बगीचे के रूप में, बड़े श्रमिक के रूप में और अधिक पूंजी के उपयोग के द्वारा इन फसलों का उत्पादन करते हैं। बात करते हैं आम का उत्पादन हमारे भारत देश में कहाँ अधिक देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में अधिक आम का उत्पादन होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कभी, जलवायु प्रदेश में आपने पढ़ा था ना कि भारत के इन केरल, तमिलनाडु प्रदेशों में आम्र वर्षा आपने पढ़ा था ना, क्योंकि अरे जब पश्चिमी मानसून से भैया जब वर्षा होती है, पश्चिम तटीय वाले इलाकों से मानसून से अधिक वर्षा होने से इन क्षेत्रों में आमों के उत्पादन में लाभदायी पहुंचाने के कारण इस वर्षा को क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, संतरा का उत्पादन नागपुर भैया और मेघालय में अधिकतर होता है संतरे का उत्पादन। केरल, केले का उत्पादन केरल जो भारत का तटीय वाला इलाका है, नीचे वाला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, अर्थात भारत का पश्चिमी तटीय इलाका है ना, उधर इन केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बात करते हैं लीची, बिहार में और उत्तर प्रदेश में लीची का उत्पादन सर्वाधिक बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है। अंगूर का उत्पादन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र इलाकों में देखने को हमें मिलता है। बात करें सेब और नाशपाती, अरे तुम सेब तो खाते हो ना, नाशपाती आप जानते हो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट सब खाते हैं। पहले हमें भी मिलते थे भैया शनिवार संडे को ऐसे मिलते थे खाने में, संडे को नहीं, संडे को छुट्टी होती है, लेकिन हमें पहले मिलते थे खाने के लिए। नाशपाती और अखरोट हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक उत्पादन होता है इन बागानी फसलों का। बात करते हैं सब्जियों का आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन आदि और क्या है फूल गोभी, ये भी क्या है बागवानी फसलों के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अखाद्य फसलें, वे फसलें जिनका उत्पादन करने पर वे खाद्य योग्य नहीं होती, सीधा उपयोग व्यापार ही होता है। उनकी बात करें जैसे रबड़ फसल ऐसी है जो क्या है अखाद्य फसलें हैं। इनका उत्पादन भूमध्य रेखीय फसलें, अरे जो भूमध्य रेखा है उसके तटीय किनारे अधिक उत्पादन होता है, इसलिए भूमध्य रेखीय फसल भी इसे कहा जाता है। बात करें इसकी शर्तें क्या होती है, वर्षा की बात करें तो 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए इसके उत्पादन में, और टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में इनका उत्पादन करते हैं रबड़ का।
जो क्षेत्र भारत का ऐसा वातानुकूल कौन सा है? केरल देखने को मिलता है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, अंडमान निकोबार द्वीप और मेघालय प्रदेश। तुम सबको पता है कि भारत में अधिकांश वर्षा वाला क्षेत्र का है भारत के नीचे वाला तटीय प्रदेश। यहाँ ही भारत में मानसून का प्रवेश होता है, अधिक वर्षा भी इधर ही होती है। तो रबड़ का उत्पादन भी हमारे इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कृषि एवं सुधार। अब इधर देखो, हम बात करते हैं, हमने पिछली वीडियो में इस वीडियो में पढ़ा था कृषि के बारे में, कृषि के प्रकार पढ़े, कृषि के महत्व पढ़े, कृषि किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा। अब जो लगातार अलग अलग देशों के द्वारा कृषि की जाती है तो उनमें सुधार की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कृषि में क्या क्या सुधार करें जिससे अधिक उत्पादन हो सके और अच्छी क्वालिटी वाला। तो बात करते हैं लगातार जो कृषि में बढ़ावा देखने को मिला है हमें, हरित क्रांति भी आपने पढ़ा था पहले। तो बात करते हैं कृषि में सुधार कौन कौन से हुए जिनके द्वारा हमें कृषि के उत्पादन में अधिकता देखने को मिली। जब देश आज़ाद के बाद में चकबंदी चालू हो गई थी कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जमींदारी चालू हो गई थी और वन उन्मूलन और सहकारिता आदि योजनाओं के द्वारा हम कृषि को बढ़ावा दिया गया था। सेकंड बात करते हैं हरित क्रांति। मैंने आपको बताया था हरित क्रांति का मतलब होता है खाद्य फसलों को बढ़ावा देना। भारत में खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया गया था, तो बीज और उर्वरक और सिंचाई इन पर जोर देकर खाद्य फसलों को अधिक पैदावार करवाई गई थी भारत में। तो इसलिए इसे हरित क्रांति के रूप से भी जाना जाता है। बात करते हैं क्षेत्र क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, दूध उत्पादन से संबंध है। ये तो हाल ही में इसको चलाया गया है, तो इसे क्षेत्र क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत देश में दूध का उत्पादन को बढ़ावा देना। बात करते हैं बीमा योजना। बीमा योजना ऐसा है जो कृषि करने वाले किसानों को बीमा के रूप में, सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध करवाना। जिस फसल बीमा हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हो आदि से लाभान्वित करवाकर फसलों को बढ़ावा देना है। बात करते हैं बैंक एवं सहकारी संस्था। कुछ बैंक एवं सहकारी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे किसान अधिक से अधिक लाभ कमाकर अपनी फसलों को बढ़ावा देते हैं। बात करते संस्थाओं से सस्ता ऋण उपलब्ध करवाई जाती है, बिना ऋण के, बिना ब्याज के ऋण भी उपलब्ध करवाती है कई योजनाओं में। बात करते हैं न्यूनतम MSP अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण की बात करें और न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि जो बेचने पर जो किसान अपनी फसलों को उत्पादन के बाद में बेचता है, जो किसान उसकी फिक्स जो राशि तय करता है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो टीवी पर कृषि संबंधी कार्यक्रम आदि चलाकर कृषि को बढ़ावा भी दिया मिलता है। अब इधर देखो, एक आंदोलन था जो कृषि को देखकर किया गया था, उसे बात करते हैं भूदान ग्रामदान आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन है भूदान ग्रामदान आंदोलन जो ग्रामीण के स्तरीय लोगों के द्वारा किया गया था। तो बात करें इसके बारे में, विनोबा भावे के द्वारा भूमि वितरण जो प्रणाली थी उसके माध्यम से आंदोलन को चलाया गया था। बात करते हैं भूमिहीनों को, जिसके पास भूमि नहीं थी उन लोगों को जमीन दान करना इनका मुख्य उद्देश्य था और कृषि को बढ़ावा देना था। दूसरी बात करें, जब पूरा गांव दान हुआ, सब पूरे गांव को भूमि के टुकड़े मिल चुके थे कृषि करने के लिए, तो ग्रामदान कहा जाता है इसको। फिर बात करते हैं इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं